नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या ब्राह्मणों के नाराज होने की भरपाई पीडीए जातियों से करने की कोशिश कर रहे हैं? आज कैसे यूपी विधानसभा में इसके संकेत भी मिले हैं, ये विश्लेषण हम आपके लिए करने वाले हैं। देश में त्योहारों का सीजन आते ही तनाव का माहौल सा बन जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हैदराबाद में कैसे धार्मिक नफरत के शोले उठे हैं, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के बीच भारत मंडपम में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर गद्दार, विदेशी टूलकिट और कलंकित करने वाली कैसी राजनीति की शुरुआत हो गई है, यह खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट यूपी विशेष, योगी वर्सेस अखिलेश। आज भारत की बात का पूरा शो एक शब्द पर केंद्रित है। ये शब्द है तनाव। आज ये शब्द पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है क्योंकि तनाव से भरी 3 तस्वीरें देश के सामने आई हैं। पहली तस्वीर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रदेश की राजनीति में जारी सियासी तनाव की है। यह तनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच दिखा है। इसको हम आगे विस्तार देने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर की बात करें तो त्योहारों पर देश के 3 राज्यों में दिखे नफरती तनाव की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक और हैदराबाद तक सांप्रदायिक तनाव के शोले उठे हैं। तीसरी तस्वीर भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर शुरू हुए जुबानी तनाव की है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में टी-शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया है। इस पर बीजेपी की तरफ से साजिश का तनाव शुरू हो गया है। तो आगे तनाव से भरी इन तीनों खबरों को एक एक कर हम विस्तार देंगे, लेकिन शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हैं, जिन्होंने यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए अखिलेश यादव के पीडीए की पिच पर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव की जाति कार्ड पर प्रहार किया है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, होतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी है। दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। शंकराचार्य विवाद, बटुक सम्मान, इन 2 घटनाओं के बाद यूपी की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द सिमट रही थी। बीजेपी के घर में चल रही इस उठापटक के बहाने समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने जाल में लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी फोकस ब्राह्मणों से हटकर पीडीए की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पीडीए पिच पर उतरते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पीडीए में शामिल जातियों का जिक्र किया। जाति की राजनीति पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने दिनकर की 4 लाइनें पढ़ी। मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इससे पहले सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 2 बार भाषण दिए थे। दोनों भाषणों में वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही ज्यादा बोलते नजर आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान लगातार अपने पीडीए दाव को मजबूती देते रहे। पीडीए दाव के साथ शंकराचार्य के बहाने हिंदुत्व का प्रयोग करते रहे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी है, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव की आक्रामकता से जाति धर्म की पिच पर सीएम योगी को चुनौती मिल रही थी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान को पार्टी के डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा था। आज इस आयोजन को लेकर ब्रजेश पाठक पर नेता प्रतिपक्ष माता पांडे ने सदन में चुटकी लेने की कोशिश की। सर आपको ज्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इन दोनों घटनाओं पर विपक्ष खुलकर बीजेपी को घेर रहा था। शायद इसी चुनौती की काट के लिए बीमारियों पर बोलते हुए सीएम योगी पीडीए की जाति पर आ गए। सीएम योगी ने दलितों का जिक्र किया, पीड़ितों का जिक्र किया और अल्पसंख्यकों की भी बात की। सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र उस वक्त किया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर और फॉर्म 7 के जरिए पीडीए जातियों का वोट काटा जा रहा है। जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। बीजेपी जानबूझ करके एसआईआर करा रही है। आसान तरीका ये था कि आधार को ही आप मान लेते हो, आधार से ही वोटर लिस्ट बना लेते हो, क्योंकि आधार में हमारी रेटिना इमेज है, हमारे हाथों के प्रिंट्स हैं, उस पे कोई फर्जिफिकेशन नहीं है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए जातियों का जिक्र क्यों किया। राजनीति के जानकारों की माने तो शंकराचार्य विवाद के बाद से ब्राह्मणों के बीच बीजेपी के प्रति कुछ नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में अगर 27 के रण में ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसका तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए में शामिल जातियों को संदेश देने की कोशिश की है ताकि इस नुकसान की भरपाई की जा सके। सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि अखिलेश के पीडीए की ताकत सीएम योगी को भी पता है। पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बदौलत ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी थी। अब सीएम योगी नहीं चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग सफल हो। पीडीए जातियों के साथ आगे अपने भाषण में सीएम योगी ने ब्राह्मणों का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल का उदाहरण देते हुए ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद के बहाने सीएम योगी और उनके दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ बड़ा हमला बोला। कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी है। दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूज्य शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते। इस सदन में बगल में बैठते हैं जिन्होंने अपमानित कराया। अब सवाल ये है कि जिस वक्त यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों पर फोकस बढ़ा हुआ है, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए जातियों का जिक्र क्यों किया है? ये जानने के लिए यूपी में पीडीए जातियों के प्रभाव पर नजर डालने की जरूरत है। अब इसे ऐसे समझिए, यूपी में ब्राह्मण 7% है, राजपूतों की आबादी करीब 7% है। इसके अलावा पीडीए जातियों की अगर हम बात करें तो यादवों की आबादी 11% है। वहीं कुर्मी 5%, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी जैसी ओबीसी जातियों की आबादी 4%। इसके अलावा अन्य ओबीसी की आबादी करीब 16% है। यानी सिर्फ सवर्ण जातियों के सहारे बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा सकती। पिछड़ों और दलित जातियों को साथ जोड़ना जरूरी है। यही वजह है कि सीएम योगी अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सवर्ण वोट को अपनी तरफ लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। योगी अखिलेश के बीच शुरू हुए इस नए रणनीतिक दांव पर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं। शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार
हर व्यक्ति का होना चाहिए। देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे ऊपर पीडीए का प्रहार किया। देश की और देश की जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आने वाले 27 में पीडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर जब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी काम करेंगे तो वहां पर लाभ छोड़िए, सम्मान भी नहीं मिल रहा है। अब बात हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की, जिसकी शुरुआत हम एक सवाल से करेंगे। वो सवाल ये है कि क्यों देश में त्योहार आते ही तनाव शुरू हो जाता है। हमारे सवाल के केंद्र में है वो तस्वीरें जो पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है, रंगों का त्योहार होली आने वाली है, लेकिन उससे पहले देश के कुछ हिस्सों से नफरत की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये साबित करती हैं कि साल 2026 में नफरत की पहली किश्त जारी हो चुकी है। ये तस्वीरें गंगा जमुनी तहजीब पर बदनुमा दाग लगा रही है। अब आपको बता दें कि तस्वीरें आ कहां से रही। मध्य प्रदेश के जबलपुर से, हैदराबाद से, कर्नाटक के बेलगावी और बागलकोट में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। त्योहार के मौसम में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई। पुलिस के एक्शन के बाद हालांकि सभी जगह शांति है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर हर बार त्योहार के समय ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती हैं? वो कौन लोग हैं जो त्योहारों को बदरंग करना चाहते हैं? ये संयोग है या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग? मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज एक बार फिर लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और हालात पर काबू पाया। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील में गुरुवार को दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। यहां मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और स्थिति हाथापाई और पथराव तक पहुंच गई, जो करीब 20 से 25 मिनट तक जारी रही। आजाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा में सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में निर्माण काम चल रहा है, जिसके कारण परिसर में मलबा और पत्थर रखे हुए थे। आरोप है कि विवाद के दौरान इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग मस्जिद की छत और गेट के पास से छिपकर भी पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक 49 लोग अरेस्ट किए हैं। इनकी मांग है कि और भी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर और भी जिनने कानून हाथ में लिया है, जो लोग चिन्हित होंगे, सीसीटीवी फुटेज में जिनके नाम आएंगे, चश्मदीद साक्षियों के बयानों में जिनके नाम आएंगे, सभी को गिरफ्तार किया जाए। सुबह होते होते मंदिर के बाहर हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया। ये सड़क पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इनके मस्जिदों के रहने वाले मौलाना और काजियों की सह पर जो ये इतना बड़ा मंदिर को तोड़ने का और हिंदुओं की हत्या करने की साजिश रची गई है, इसमें हत्या करने की साजिश, धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का पूरा जो इनके मुख्य उस मस्जिद के जो कर्ता धर्ता मौलाना काजी हैं, जो मदरसा चलाते हैं, इनके तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा सिहोरा ही नहीं जबलपुर बंद करने की तैयारी में है। जबलपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं बीजेपी दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी पूछ रही है कि मस्जिद में पत्थर कहां से आए। ये काम सरकार का है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में शांति प्रिय स्थिति रखें, और अगर भाजपा के राज्य में ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी गलती भाजपा सरकार की है। आखिर हम तो उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। मस्जिद की छत पर इतने पत्थर क्यों थे? पत्थर थे तो पथराव किसने किया, किसने इकट्ठे किए पत्थर, ये सब जांच का विषय है, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसी एक राज्य या शहर की कहानी नहीं है। जबलपुर ही नहीं, त्योहार के सीजन में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश और भी जगह हुई है।
हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के नजदीक हंगामे की तस्वीर सामने आई। घटना गुरुवार शाम को हुई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के आसपास शोर शराबा मचाया और इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद यहां शांति है। मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह से बचने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी वीडियोस अफवाह को आप लोग सिटी के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई चीज नहीं हुआ अंबरपेट के मस्जिद के पास। आप लोग ऐसा कोई भी अफवाह को वो अफवाह मत वो करिए, कोई चीज कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पीस है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं। अंबरपेट में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद अतीत में भी सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ज्यादा सतर्क है। नफरत की आग कर्नाटक में भी सुलगती दिखी। यहाँ शिवाजी जयंती के मौके पर आयोजित जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल शिवाजी की प्रतिमा पर पत्थर और चप्पलें फेंकी और सब्जी के ठेले में आग लगा दी। गुरुवार देर शाम शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मराठा समुदाय ने एक बड़ा जुलूस निकाला था। किले के अंबा भवानी मंदिर से शुरू हुआ शिवाजी महाराज का जुलूस मेन रोड से होते हुए बसवेश्वर सरगन के लिए निकला और फिर वल्लभ भाई चौक से होते हुए किले की ओर बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि जुलूस जब एक मस्जिद के बाहर पहुंचा, मस्जिद में मौजूद लोगों ने डीजे और नाचने का विरोध किया। इस बीच मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने मस्जिद के अंदर जाकर वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान किसी ने जुलूस की तरफ चप्पल फेंक दी। इससे माहौल बिगड़ गया। बाद में मस्जिद के अंदर से जुलूस पर पत्थर फेंके गए। मस्जिद की तरफ से 2 पत्थर आए। वो 2 पत्थर अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो चेक करके, 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। किसी को भी मेजर इंजरी नहीं हुआ है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो कैमराज हैं, ये एरिया भी बहुत ज्यादा वीडियो कैमरा से कवर्ड है। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसको लेके हम लोग अभी वीडियो कैमराज की जांच कर रहे हैं। जिसने ये जो भी इंसिडेंट किया है उसको जल्दी पता लगा के उसके ऊपर जो कानून रीति जो भी लीगली जो भी एक्शन होना है, वी विल टेक दैट एक्शन। कर्नाटक के ही बेलगावी में भी एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कर्नाटक के बेलगावी में उस समय तनाव फैल गया जब कुछ शरारती तत्वों ने संगोली रायन्ना की प्रतिमा पर काली स्याही पोत दी। संगोली रायन्ना की प्रतिमा कन्नड़ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थापित की गई थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये नफरती सोच लोगों के अंदर जहर घोल रही है। ये जहर हर साल त्योहारों के समय और ज्यादा जहरीला हो जाता है। रमजान हो या फिर होली, प्रेम और भाईचारे का त्योहार तनाव में तब्दील हो जाता है। होना तो यह चाहिए कि त्योहार के समय लोग एक दूसरे को बधाइयां दें, लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाएं, सेवइयां खिलाएं। हो क्या रहा है? लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ रंगों का त्योहार मनाएं। हो क्या रहा है? रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिस्टम पर भी खड़े होते हैं। क्यों नहीं पहले से सुरक्षा के माकूल इंतजाम होते ताकि ऐसी तस्वीरें सामने ही ना आए और त्योहार शांति से गुजर जाए? हमारी तीसरी खबर के केंद्र में आज भारत मंडपम में शुरू हुआ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन पर गद्दार, साजिश और विदेशी टूलकिट वाली राजनीति की शुरुआत हो गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को बीजेपी सोची समझी साजिश बता रही है। कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि हमने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। जिस मंच पर एक दिन पहले कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज जमा थे। एआई समिट के उस मेगा मंच पर शुक्रवार को एक नया प्रोटेस्ट इनोवेशन हुआ। ये इनोवेशन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बनियान पहनकर भारत मंडपम में दाखिल हुए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के भीतर टी-शर्ट लहराई। टी-शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। टी-शर्ट लहराते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की।
पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने ले गई। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ था। हम एक स्टॉल पे खड़े थे, वी वर लुकिंग एट सम ऑफ द इनोवेशंस, तभी हमें कुछ ऐसी आवाज, नारेबाजी की आवाज आई, तो हम उस तरफ गए तो हमने देखा कि कुछ 8-10 लोग कुछ टी शर्ट्स उतार के एंड ऑनरेबल पीएम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड हमें ये नहीं समझा कि वो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा था, बिकॉज वहां पे और भी बहुत सारी नॉइज थी। प्रदर्शन का वीडियो यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और लिखा, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच को दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। अब टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वाले यूथ कार्यकर्ताओं के 4 नेताओं की पहचान हो चुकी है। इनमें एक राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, संगठन के बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव हैं, जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार हैं, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्वी यूपी के। और तीसरे नरसिम्हा यादव हैं, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लेंगे। अब क्योंकि भारत मंडपम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, भारत मंडपम एआई ताकत का पावर सेंटर बना हुआ है। उसी भारत मंडपम को यूथ कांग्रेस ने अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाया तो जुबानी संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने देश की छवि धूमिल करने का काम किया है। कांग्रेस विदेशी टूल किट के इशारे पर ऐसी हरकत कर रही है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। आप देश और दुनिया को धोखे में रख रहे हो और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिस प्रकार से मामला है, वो तो देश का गला घोटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम डालेंगे नजर इस सप्ताह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख घटनाओं पर। तो पहली खबर है शिवनेरी में आयोजित शिव जयंती समारोह की। महाराष्ट्र का गौरव और पूरे देश की आन बान शान हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करने वाले, हिंदवी स्वराज का संकल्प साकार करने वाले दूरदर्शी राजा शिवाजी महाराज की जयंती शिवनेरी किले पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उपस्थित रहे। मला या गोष्टीचा अभिमान आहे। या शिवनेरीवर मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अजीत दादा को इस शिवनेरी से बेहद लगाव था। पिछले समय में हमने यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र के सभी शिवराय के किले हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे और आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पुणे जिले के सभी किले अब अतिक्रमण मुक्त हो गए हैं। इनमें से कोई भी किला अब अतिक्रमित नहीं है। मुक्त झालेले आहेत। एकही किल्ला या ठिकाणी अतिक्रमण नाही। और अब अगली खबर नांदेड़ से। धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऐतिहासिक समागम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा एवं गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार के द्वारा गुरुओं के दिखाए समानता के मार्ग पर चलते हुए और सभी के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए सिख समाज के साथ साथ अन्य सभी समुदायों जैसे सिकलीकर, बंजारा, लबाना, मोहयाल, सिंधी, वाल्मीकि, उदासल संप्रदाय और भगत, नामदेव, वारकरी जैसे समुदायों के सर्वांगीण विकास को करने और सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं की शिक्षाओं को स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में जोड़ने का निर्णय भी लिया गया है।
नांदेड़ का यह समागम इस बात का प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। और अब अगली खबर नवी मुंबई से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पेडेक्स हब का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के लॉजिस्टिक इतिहास का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और एमएमआर क्षेत्र भारत का भविष्य है। वर्ष 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने ऐसा विश्वास व्यक्त किया। और अब अगली खबर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़ी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 काउंसिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौते भारत के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास का प्रमाण है। आने वाले समय में मुंबई वैश्विक पूंजी का प्रवेश द्वार बनेगी और मुंबई तथा महाराष्ट्र वैश्विक आर्थिक स्थिरता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की 160वीं वार्षिक सर्वसाधारण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 9 वर्षों के बाद पहली बार प्राधिकरण ने 17 लाख रुपए का शेष बजट प्रस्तुत किया। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 48,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि स्वीकृत बजट का 75% हिस्सा सड़क, मेट्रो, फ्लाईओवर, सुरंग और आउटर रोड जैसे विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के माझी वसुंधरा अभियान 5.0 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में बारामती नगर परिषद ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार ने बधाई दी और उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल बारामती का नहीं बल्कि हर नागरिक के पर्यावरण के प्रति जागरूकता का गौरव है। बारामती को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करते रहना होगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। और इसी खबर के साथ अब महासप्ताह में लेते हैं आपसे विदा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हालांकि वो वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना भचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कुछ तंज कसने की बजाय अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। उनकी सरकार में, उनके पिताश्री की सरकार में उनको प्रदेश की जनता ने अवसर दिए थे, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सीधा परिवारवाद के अलावा कुछ किया नहीं। यूपी विशेष, योगी वर्सेस अखिलेश। दरअसल ये सिर्फ आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट का नाम भर नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के लिए छिड़ी चुनावी जंग का वो नाम है जो 2027 तक यूं ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीनों का वक्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों के सियासी पन्नों को पलटेंगे तो ये पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रही चुनावी जंग के 10 से ज्यादा टीजर तो अब तक सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे ताजा हमला योगी के जापान दौरे को लेकर किया है। आपको बता दें कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो 22 फरवरी से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिन सिंगापुर के बाद 2 दिन जापान के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि यह मुख्यमंत्री के मन को सुख पहुंचाने वाला पर्यटन है और साथ ही नसीहत भी दी है कि योगी जी को क्योटो जाकर सीखना चाहिए कि काशी क्योटो क्यों नहीं बन पाई।
जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को जागती आंखों से हसीन सपने नहीं देखने चाहिए। 27 में यूपी का चुनाव हो या फिर 29 में लोकसभा, देश में कमल ही खिलेगा। तो चलिए अगले 20 मिनट में आपको योगी वर्सेस अखिलेश की वो पिक्चर दिखाते हैं जहां अलग अलग अध्याय में दोनों की चुनावी रणनीति का पूरा ब्यौरा है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति, आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। ये महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को कायम करने की जंग है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पहली बार हुआ है। बजट आपने 10वां पास कर दिया। कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिख रहा होता। वो जंग जिसमें सिर्फ 10 महीने का वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करके हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो लोकसभा में पीडीए वाला कमाल दिखाने के बाद इस बार प्रदेश में साइकिल वाली सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूजनीय शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। किसमें कितना है दम और किसकी चुनावी रणनीति को लगेंगे पंख, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों पर वोटों का गणित बिठाने के लिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग वाले तीर छोड़े जा रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं। जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। ठीक समझे आप, अखिलेश और सीएम योगी के बीच इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मण है। चैप्टर 1, ब्राह्मण वोटों की बाजी। किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। आज भी जब सीएम योगी यूपी में बजट अभिभाषण पर सदन में जवाब दे रहे थे तो ब्राह्मण का मुद्दा गूंज रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को इस बार स्विंग वोटरों के तौर पर देखा जा रहा है और पुराना इतिहास देखेंगे तो इस बात पर भी मुहर लगती है कि ब्राह्मण वोट स्विंग वोट की तरह ही काम करते हैं। और इसलिए जब से यूपी में ब्राह्मण राजनीति खुलकर शुरू हुई है, तब से अखिलेश यादव बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था।
दिसंबर महीने में बाटी चोखा खाने के नाम पर ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग ने हड़कंप मचा दिया था। खबर थी कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं और तब अखिलेश ने इस विवाद को काफी हवा दी थी। एसपी ने तो विधायकों को अपनी पार्टी में आने का न्योता तक दे दिया था। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। बीजेपी को जवाब देने के लिए नए साल पर अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में बाटी चोखा पार्टी तक दे डाली थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मथुरा से आए ब्राह्मणों को बाकायदा सम्मानित भी किया था। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी से जुड़ा है चैप्टर 2, परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग। अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम की मिसाल है ये तस्वीर, जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की थी। और अब एक कदम और आगे जाते हुए समाजवादी पार्टी ने अप्रैल महीने में होने वाली परशुराम जयंती के मौके पर छुट्टी की मांग कर दी है। भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी के, जो न केवल ब्राह्मण समाज के बल्कि सर्व समाज के पूजित है, उनके जन्मोत्सव पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजकीय अवकाश घोषित कर रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जानी है, अतः भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोकहित में राजकीय अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर छुट्टी वाला दाव क्यों चला, वो समझिए। दरअसल ब्राह्मण समाज भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम जी की पूजा करते हैं और खुद को परशुराम का वंशज मानते हैं। हर साल उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती का कार्यक्रम होता है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो परशुराम जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी होती थी। अब नहीं है तो समाजवादी पार्टी इसकी मांग करके ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है और बीजेपी छुट्टी वाली बात से इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कब छुट्टी थी परशुराम जयंती की? वो असत्य बोल रहे हैं, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर छुट्टी थी तो उसको किसने हटा दिया? ये बिना वजह की बात है, कोई छुट्टी नहीं थी। अक्षय तृतीया के मौके पर परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैसे इस बार रविवार का दिन पड़ रहा है। योगी वर्सेस अखिलेश वाली फिल्म के तीसरे चैप्टर का नाम है संग्राम गंगा किनारे वाला, जो ब्राह्मण वोटों पर छिड़ी जंग को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो व्यवहार किया था, जो यूपी की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया। मौजूदा वक्त में योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग का ये सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि बड़े हिंदूवादी नेता की है और वो भगवा राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला तो अखिलेश यादव को अपने लिए मौका दिखाई दिया और बिना देर किए समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी दिखाई दी। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस विवाद से उठती लपटों की आंच ठंडी नहीं पड़ी है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, हम कोई भिखारी हैं, हमारी क्या मांग है? और ये कौन से भगवान हैं? ना तो हम भिखारी हैं और ना वो भगवान हैं। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी के ऊपर निरपराध पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये शंकराचार्य जी को दरअसल मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी से पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 भगवाधारियों और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले 2 चेहरों के बीच इतना बड़ा संग्राम छिड़ जाएगा। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जब बोल रहे हो तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे गुंडों की भाषा हो कि हमको चलना भी आता है और चलाना भी आता है। आप क्या चलाओगे? कोई पीछे नहीं है। योगी सदन में शंकराचार्य का नाम लेकर हमला कर चुके हैं और शंकराचार्य भी बिना रुके योगी पर अटैक कर रहे हैं।
ये अपने आप को महंत कह रहे हैं। गोरखबाणी में हम पढ़ रहे थे, गोरखबाणी में लिखा हुआ है कि राजा राज छोड़ करके जोगी बन सकता है, लेकिन जोगी पलट करके राजा नहीं बन सकता है। योगी बनने के बाद कोई राजपाट पे नहीं जाता है। ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने संप्रदाय को तो पहले संतुष्ट करो, अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार तो चल के दिखाओ। ऐसे में अखिलेश यादव भी अपना सियासी दांव चल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ। उनके वक्त जो हुआ था उस पर तो एसपी ने माफी मांग ली थी, फिर योगी माफी क्यों नहीं मांग रहे? मुख्यमंत्री फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी कुछ नहीं जानते। उस समय वो पूजनीय शंकराचार्य नहीं थे, और वो भी किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। अब अखिलेश के सियासी दाव का ये साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ बटुकों के साथ हुए बर्ताव को महापाप कह दिया है, बल्कि अपने घर बुलाकर 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान भी किया। ये हिंदू संस्कृति के प्रतिबिंब हैं, एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है, और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे और उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 से लेकर आज तक योगी ही सीएम हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, लेकिन 2017 से पहले यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। 5 साल वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 साइकिल रैली निकाली जाएंगी। लेकिन यूपी की सत्ता में करीब 9 साल तक रहने के बाद भी योगी 2017 के पहले वाले यूपी की याद दिलाकर अखिलेश पर अटैक करते हैं, जैसा कि आज बजट भाषण में भी किया। 17 के पहले ये संभावनाएं थी, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। लेकिन अखिलेश भी एक मंझे हुए नेता की तरह योगी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बुलडोजर से न्याय नहीं दे सकते हैं। न्याय देने का अधिकार कोर्ट का है। आप संविधान ही नहीं मानते। अब पूजनीय शंकराचार्य जी के मामले में आप संविधान के पीछे छिपना चाहते हो और वहां बुलडोजर जब लेके चलते हो तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो। गरीब का कर दिया। और आप बताइए फैजाबाद अयोध्या में मोहित खान का जो घर गिराया, बेकरी गिराई आपने, आपको एक न एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। अखिलेश वर्सेस योगी के 4 चैप्टर आप देख चुके हैं और अब बारी 5वें चैप्टर की, जो योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले महीने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास के दौरान मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। मामला अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा था और तब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर न सिर्फ संवेदनहीनता के आरोप लगाए थे, बल्कि पार्टी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाया था। विपक्ष ने जांच की मांग की थी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर आरोप पर यही जवाब दिया कि मूर्तियां सुरक्षित हैं, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं वो एआई से तैयार हुए हैं और इसी के जरिए विपक्ष देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी
इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।